बिकॉज ऑफ द सेम जीन्स आपका रिलेशनशिप कायम हुआ, तो उसको बोलेंगे ब्लड रिलेशन। इसके अंदर ब्लड रिलेशन में आपको एक होता नेचुरल, एक होता लीगल। ब्लड रिलेशनशिप में एक होता नेचुरल, एक होता लीगल। नेचुरल बिल्कुल उसमें आपकी कोई वो चीज नहीं है। इफ यू आर बॉर्न इन दैट फैमिली यू आर रिलेटिव, इज कॉल्ड नेचुरल, ये बाय बॉर्न होता। और दिस इज बिकॉज ऑफ मैरिज। इसमें ब्लड सेम नहीं रहता। आप बोलेंगे ब्लड रिलेशन में मैरिज कहां से आ गया बोल के, इसमें मे और मे नॉट बी, बट दिस विल बी बेस्ड ऑन नेचुरल बॉर्न। अब द मेन कैरेक्टर ऑलवेज विल बी फादर, मदर। नाउ फादर्स फादर विल बी what? Grandfather and son, daughter, राइट? ये दोनों की वजह से ये कॉमनली आ रही, फादर, मदर, सन एंड डॉटर। और यहां पे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। If it is from mother's side, it's maternal. If it is from father's side, paternal. ठीक है? जैसा अपने इंडियन कल्चर में हर एक को जैसा यूनिक नाम दिया हुआ है, अदर देन इंडिया के कल्चर में वैसा यूनिक नाम दिया हुआ नहीं है, सब कॉमन नाम दिया हुआ है। यानी अंकल अपने पास क्लासिफाई करा हुआ है, चाचा है, मामा है, फूफा है, ताया है, ऐसा आपके पास क्लासिफाइड है। इन तेलुगु आई डोंट नो दैट मच, बट एवरीथिंग इज बीइंग क्लासिफाइड टू द स्पेसिफिक पर्सन इन इंडियन रिलेशंस, बट इन फॉरेन देयर इज नो सच थिंग, ओनली फादर and mother, rest all are uncles and aunties, right? ऐसा स्पेसिफिक कैलकुलेटिव जो रिलेशनशिप बताते वैसा कुछ भी नहीं, राइट? अब यहां पे अपने को कैसा देता तो बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर ही देता। तो अब आपको स्पेसिफिक जाना है। आपको स्पेसिफिक मतलब मदर्स की तरफ से है वो मैटरनल है, या फादर की तरफ से है पैटर्नल है, वेरी स्पेसिफिक जाने का है आपको। दोनों भी जगह पे ग्रैंडफादर ही बोला जाता, दादा को भी नाना को भी, मगर अगर वो दादा है तो पैटर्नल ग्रैंडफादर, नाना है तो मैटरनल ग्रैंडफादर, नानी है तो मैटरनल ग्रैंडमदर, राइट? मैटरनल अंकल्स एंड आंटीज, पैटर्नल अंकल्स एंड आंटीज, ऐसा जो है आपको ये रिलेशनशिप रहता। 3 जनरेशंस याद रखो कभी भी, एक दादा, एक फादर एंड देयर चिल्ड्रन, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है ब्लड रिलेशंस में, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ही विल कॉम्प्लिकेट द कैरेक्टर विद इन दिस रिलेशंस, राइट? एंड हाउ टू क्रैक दैट, whatever may be the situation given, assume that the first person is you only, the first person is you only। जो भी आपका कैरेक्टर दिया हुआ है ए बी सी, पहले कैरेक्टर को अपन अज्यूम कर लेना, मैं हूं, आइदर इट्स फीमेल और मेल, डजंट मेक अ सेंस। उसके बाद उन्हें जैसा आगे बढ़ता उसमें ए इज अ ब्रदर ऑफ सी बोलते अपन अपने भाई को सोच लेते हैं, सी इज अ ब्रदर ऑफ सो एंड सो, तो उनको क्या होते हैं, उनको क्या होते हैं। Answer will be done till you read the question. Why? You know your own characters, you know own relatives. आपके तमाम रिलेटिव्स आपको मालूम है, इनको क्या होते हैं, इनको क्या होते हैं, इनको क्या होते हैं, आपको मालूम है। वो सामने आपको इमेज आ जाती है, ये बंदा मेरे को क्या होगा, जो भी होता वो आंसर है। तो assume the first character by yourself। इसमें टाइम पास नहीं करना, अरे मेरी शादी नहीं हुई, मेरे को ये नहीं होता, मेरे को ये नहीं मालूम, मेरे को नहीं होता, नहीं मैं इन लॉज में नहीं, मेरे को ये सब टाइम पास नहीं करना।
You are solving the examination question, right? तो assume always as you as that particular character. वो कैरेक्टर आते ही आपको समझ में आ जाता है कि ये कौन है। आई बात समझ में? और याद रख लो उसमें कोई फ्रेंड ब्रेंड बोल के दिया हुआ नहीं था। प्रीवियस पेपर्स देख लो आप, कोई रिपीट होके आने वाला नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड बोल के दिया हुआ नहीं था उसके में, तो लीव इट। बट बी केयरफुल, जो भी फर्स्ट कैरेक्टर रहता अज्यूम इट एज योरसेल्फ। उसके बाद आपके फादर बोलते आपके फादर को सोचना, उनके फादर बोलते ग्रैंडफादर को सोच लेना। देखो ना को देखो मगर अपन सोच लेना वो क्या होता अपने को मालूम हो जाता आंसर। फाइनल आंसर विल बी इन योर हैंड्स ओनली, आइदर वन और टू क्वेश्चंस विल कम। क्लियर? सो राइट डाउन, रिमेंबर दैट द फर्स्ट कैरेक्टर इज माई सेल्फ ओनली। The first character is myself only. आया ना समझ में? How to crack that? And nobody will fail in this part. हर एक जनों को अपने रिश्तेदार मालूम है और जो कैरेक्टर का आंसर पूछा है वो आपके सामने आ जाता है एकदम। क्लियर? राइट, दिस इज ब्लड रिलेशंस। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग डिस्टेंस। पुट द हेडिंग ट्रैवलिंग डिस्टेंस। इसके भी वन और टू क्वेश्चंस आए। Traveling distance. We'll solve some questions, but first of all I need to explain this, therefore I am explaining. We'll solve some questions. Put the heading as traveling distance. Traveling distance. अब ये समझने की कोशिश करिए। Some character is there, some character is there, और से मेरे को देखो वो कैरेक्टर नहीं हूँ। He has, अच्छा सबसे पहले ये डायरेक्शंस तो मालूम है ना आपको? This will be north, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ एंगल रहता आपका, यहाँ पे रहते आप। पॉइंट ऑफ ओरिजिन विल बी ऑलवेज इन द सेंटर, राइट? अब यहां से ए पर्सन स्टार्टेड टू ट्रैवल ऑन हिज राइट, ऐसा, ठीक है, फॉर 5 किलोमीटर्स, देन ही टर्न टुवर्ड्स राइट, again he has traveled for 5 kilometers, right? Again he has right turn, again he has traveled for 5 kilometers, then again he has a right turn, again he has traveled for 5 kilometers. What is the total distance covered? Wrong, 0. जा था वही छूने, जा था वही हूँ, दिख रहा है ना आपको? अभी चल के बताया ना मैं। आई बात समझ में? जो पॉइंट पे था मैं वहीं पे हूं, तो दिस इज अ ट्रिक। पूरा ऐड कर लेके जाना नहीं है हम लोग को। पॉइंट ऑफ ऑरिजिन यहां से निकला बंदा, पलट के फिर के आके यहीं पे आ गया वापस। व्हाट इज द ट्रैवल ही हैज डिस्कवर्ड? नथिंग। जो पॉइंट ऑफ एंगल पे था वहीं पे है। तो ये जो अरेंजमेंट रहता समझना अच्छे से। तो मैं ये तो सिंपली बताया। अब कैसा देता क्वेश्चन आई सेड के अंदर, ही हैज ट्रैवल्ड टुवर्ड्स हिज राइट, राइट, फिर समवॉट टुवर्ड्स लेफ्ट, फिर समवॉट टुवर्ड्स राइट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल? तो यहां से यहां जितना आता उतना लिखना रहता। आई बात समझ में? तो इसको कैसा करते अपन, ये पॉइंट ऑफ एंगल रहता, वहां से जितना भी करा ये इसमें कर लेना आप। ये पॉइंट पे ही रहते आप हमेशा, सेंटर पॉइंट पे। यहां से वेस्ट बोलते ही राइट साइड, दिस इज ऑलवेज राइट साइड, दिस इज ऑलवेज लेफ्ट साइड। देखो, दिस इज ऑलवेज राइट, दिस इज ऑलवेज लेफ्ट। सो दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज दिस वन, एंड टॉप अगर रहा तो नॉर्थ, बॉटम अगर रहा साउथ। क्लियर ना एवरीवन? राइट। तो हमेशा आप ये करना, और ये लाइंस ड्रॉ कर लेना। जो वर्किंग पेपर्स दिए हुए रहते हैं लाइंस ड्रॉ कर लेना, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी है वो लिखना। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर लिखना। बट थिंक डिफरेंटली। अभी जैसा बोले थे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बोलते पूरा ऐड करके बोले, वैसा नहीं करना। और ट्रिक के वास्ते उन्होंने क्या करते, वो रॉन्ग आंसर भी उसमें दिया हुआ रहता, 0 भी दिया हुआ रहता, 20 किलोमीटर भी दिया हुआ रहता। इफ यू ऑफ 20 किलोमीटर्स इट्स रॉन्ग। समझ में आया ना? आपने एक्सप्लेन करो तो
Now here I am explaining you, but think differently when the question is asked. तो क्वेश्चन देते ही एक दो बार पढ़ना, because it's tricky. समझ में आया? इसको क्या बोले अपन? ट्रैवल डिस्टेंस. Now you are clear with this part now? Now next part, write down diagrams. ये जो मैं टॉपिक्स लिखा रहा हूँ इसके एक एक दो दो क्वेश्चंस आते हैं, विल डील इट. फर्स्ट आई नीड टू एक्सप्लेन ऑल दैट, फॉर दैट पर्पस आई एम एक्सप्लेनिंग यू. डायग्राम्स, ये डायग्राम्स आप लोग स्टैटिस्टिक्स जब करे थे तो एक डायग्राम्स एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोल के स्टैटिस्टिक्स 2 में था. देखिए, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम, पाई था ना, राइट. उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चंस आते हैं. 2 आने वाले हैं, वो 2, एक डायग्राम आने वाला है, एक डेटा आने वाला है. डायग्राम एंड डेटा 10 मार्क्स है यहाँ पे प्योर. जैसा आपको पैसेज पढ़ के 15 मार्क्स आने वाले हैं, ये डायग्राम्स के बेसिस पर 5 क्वेश्चंस रहेंगे. एक डायग्राम 5 क्वेश्चंस, दूसरा डायग्राम 5 क्वेश्चंस, यानी 10 मार्क्स फ्रॉम पार्ट ए विल बी फ्रॉम डायग्राम्स. तो सबसे पहले ऐसा राउंड सर्कल रहा तो उसको क्या बोलते हैं? पाई. पाई की वैल्यू कितनी है? गलत लिख रहा हूं मैं, फिर कौन की 360 बोले? ये पूरी वैल्यू की बोले सदा. सर्कल का फेस 360, राइट. बट रामानुजन बोले कि नैरता करते हो. रामानुजन कौन है? मैथमेटिशियन. नैरता करते 360. देयर विल बी सम वेरिएशन देयर, बट we don't go into the deep, we are not doing mathematics class. So pi means circle, सबको मालूम हो गया ना. हिस्टोग्राम किसको बोलेंगे? दिस इज योर ग्राफ. हिस्टोग्राम किसको बोलेंगे? ऐसा अगर आपका कंटिन्यूअस टच में रहा तो उसको बोलेंगे क्या? हिस्टोग्राम. अगर वही चीज ऐसा अलग अलग बार्स में रहे तो? अच्छा, वही चीज अगर ऐसा लाइन में रहे तो? लाइन चार्ट, राइट. अच्छा, वही चीज इधर से रहे तो? डिओ डायरेक्शनल. पढ़े होंगे डिओ डायरेक्शनल. डिओ डायरेक्शनल नहीं पढ़े आप? चॉइस में छोड़ दिए, शायद स्वास्थ्य हो रहा है. सो डिओ डायरेक्शनल, अगर एक्स एक्सिस अपना ये साइड आ गया, वाई एक्सिस डाउन में चले गया, उसको बोलते हैं डिओ डायरेक्शनल. यानी वही बार्स अगर आपको नीचे देने की जगह ऐसे उस पे दे दिए साइड से, तो उसको क्या बोलते हैं? डिओ डायरेक्शनल. पढ़ना अपने को इधर से रहता है. सो यू आर क्लियर विद द डायग्राम्स पार्ट. डायग्राम्स के बेसिस पे 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्यादातर आपको ये राउंड रहता, ये राउंड को 4 हिस्सों में कर लेना. जैसा आप बोले 360 डिग्रीज, आई एक्सेप्ट 360 डिग्रीज. प्रोट्रैक्टर लेके जा सकते हो? नहीं ले जा सकते ना, तो अपने को मालूम रहना है. नहीं मेजर कर लेते बैठेंगे बोले तो नहीं होता, नहीं कर सकते आप. नाउ हाउ मच दिस इज? 90 डिग्रीज. यानी हर जो क्वार्टर का हिस्सा है वो कितना है? 90 डिग्रीज. अगर ये घड़ी का टाइम देखें तो क्या है? ये 9 o'clock. ये क्या है? और ये क्या है? 3:30. 6 o'clock ऐसा रहता ना सीधा. और ये क्या है? यहाँ क्या रहता? और यहाँ क्या रहता? याद रखो वो भी. तो हर क्लॉक का एंगल, ये जो मैं टाइम्स बताया, वो 90 डिग्री से. अच्छा, इसको और हाफ करेंगे. ये कितना हो गया? कैसा मालूम आपको? वेरी नाइस. और हाफ करें तो 22.5. तो अब आपके वर्किंग पेपर में कोई भी डिग्री दे दो, ऐसा राउंड सर्कल डालेंगे, ब्रेकअप करेंगे. अपने को डिग्री की जरूरत नहीं है, आप खुद क्लासिफाई कर सकते हैं. यू विल गेट 3 डिफरेंट आंसर्स and one will be the correct answer.
तो 3 वेग आंसर्स को छोड़ दीजिए जो रिलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट दिख रहा, यानी आपको 22.5 है तो सब 25 बोल के दिया हुआ है तो उसको टिक नियर बाय। एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते आप, वहां प्रोट्रैक्टर नहीं है आपके पास, सो द नियर बाय आंसर विल बी योर आंसर। डिग्रीज में से ऐसा एक क्वेश्चन डिग्री। नेक्स्ट उसके अंदर आप ये पाई चार्ट देखे 9 o'clock की डिग्री ग्लोबल असम, तो क्या बोलते हैं आप 90 डिग्री। 9 ऐसा है ना, राइट। क्लॉक का क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड कर देता हूं। पाई का जो डायग्राम दिया हुआ है तो क्लॉक का क्वेश्चन भी आ जा सकता है। ही इज आस्किंग यू इन सच ए वे, तो थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। एंड यस्टरडे आई टोल्ड यू डोंट कैरी योर वॉचेस आल्सो। वॉच लेके गए तो 2 क्वेश्चन आ जाते, सॉल्व हो जाते। एक क्वेश्चन ऐसा, दूसरा क्वेश्चन मिरर में देखे तो क्या टाइम हो रहा, वो क्वेश्चन भी रहता, राइट। तो आप उसके सिस्टम में मिरर में देख ले सकते हैं आप, तो लिहाजा इट्स नॉट अलाउड, तो आप वॉचेस वगैरह नहीं लेके जा सकते। नाउ तो लास्ट टाइम एक बच्चा पूछा सर सिस्टम में मैं क्लॉक खोल लिया तो सिस्टम में क्लॉक नहीं खुलती आपकी, वहां सिर्फ फंक्शन क्या होता है बताओ, यू कैन क्लिक टू द आंसर एंड यू कैन टाइप योर डेट ऑफ बर्थ, बस। उससे हट के ABC कीबोर्ड पे काम नहीं करता और उससे दूसरी जगह पे माउस भी काम नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर वैसी डिजाइन है। एंड नथिंग यू कैन ओपन अप, नथिंग यू कैन ओपन अप, तो बी क्लियर रिगार्डिंग दिस वन। आई बात समझ में? सो नाउ दिस वाज फॉर डायग्राम एंड अदर पार्ट विल बी as data will be given 2009, 10, 11, 12, 13 sales, revenue, something will be given from that percentage questions. परसेंटेज, सबको परसेंटेज मालूम है ना, टोटल वॉल्यूम को हमेशा नीचे रखना डिनोमिनेटर में, लाइन के ऊपर न्यूमरेटर, लाइन के नीचे डिनोमिनेटर। ऑलवेज टोटल शुड बी इन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में व्हाटएवर इज बीइंग आस्क्ड। फॉर एग्जांपल आपको आईसेट में 110 मार्क्स है आउट ऑफ 200, तो 110 ऊपर न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में 200। टोटल वॉल्यूम हमेशा नीचे और आईएसओ वैल्यू ऊपर, इनटू 100 के लिए तो आपको आ जाता समथिंग अराउंड 51%, 51 पॉइंट समथिंग चेंज विल बी अप्रोक्सीमेट। अच्छा मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, फिर मैं कैसा करूं बोले तो इसका आधा करके देख लेना अपन। 100 इज 50%, उसके आजू बाजू तो 51%, परसेंटेज में नियर बाय आंसर देख लेना, 3 ज्यादा वाले रहते। कोई कैट का एग्जाम में लिख रहा, पॉइंट में डेसिमल में फर्क रहता कैट के एग्जाम में, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे समथिंग लाइक 65, 70, 51% एंड 60%, तो 51% पे आप आंसर डाल सकते। 3 वेग आंसर्स को छोड़ देना, जो बचा हुआ है वही आंसर है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालने के बैठने की जरूरत नहीं है। ये किसमें रहता है आपको, डेटा, डेटा दिया हुआ है, डेटा के 5 क्वेश्चंस, राइट। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, डेट टाइम एंड अरेंजमेंट, डेट टाइम एंड अरेंजमेंट। डेट टाइम एंड अरेंजमेंट। अब ये डेट टाइम अरेंजमेंट क्या रहता है आपका। आई वॉज बॉर्न ऑन 1st August, इट वॉज संडे, ऐसा क्वेश्चन है, राइट। टुडे आई एम 30 years old, व्हाट इज टुडेज डेट, क्या दिन आ आज, ये ऐसा एक क्वेश्चन आ गया आपको, इसको बोलते हैं डेट क्वेश्चन। इसको क्या बोलेंगे अपन, डेट क्वेश्चन। 2001 में आपको जो है संडे के दिन स्टार्ट हुआ था ईयर, राइट। तो 2024 में जनवरी 1 पे क्या डे था, राइट। सोचने की जरूरत नहीं है, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चंस एक्चुअली, इसको बोलते हैं डेट, डेट क्वेश्चंस। ऐसे 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एक आता लीप ईयर का क्वेश्चन, लीप ईयर का क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल। कोई भी ईयर अगर आपको आया, फॉर एग्जाम्पल 2000, इसको डिवाइडेड बाय 4 करो, कितना आया
500। अगर राउंड फिगर आया तो लीप ईयर है, डेसिमल पॉइंट आया नॉन लीप ईयर है। राउंड फिगर आया 2000 को डिवाइडेड बाय 4 करो 500 आया, राउंड फिगर, इट्स अ लीप ईयर। 29 डेज है वो फरवरी में। और अगर आपको 2001 2002 डिवाइडेड बाय 4 करके देखो, आपको सम 501 500 पॉइंट कुछ भी आता, पॉइंट आया बोलते नॉन लीप ईयर। वो ईयर में 28 डेज रहते फरवरी में, याद रखिए। क्लियर? ये टाइम अरेंजमेंट है। और जनवरी में कितने डेज होते हैं? फरवरी में अगर लीप ईयर रहा तो 29, मार्च में 28 बोल रहे आप, 31, अप्रैल में, मई में, जून, जुलाई, अगस्त, श्योर ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 31। यहाँ आपको कॉन्फिडेंट है, बाजू वाले कंफ्यूज करके समझो, नहीं 30 है वो, नहीं 31 है। अब आप एग्जाम के टेंशन में हो गया काम आपका, राइट? सो अब आप जो है क्या करना, सी एवरीबडी इज हैविंग नकल्स, सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है, सबको नकल्स रहते, राइट? सी दिस अपसाइड बोन के ऊपर जो है वो 31 रहता जनवरी, डाउन साइड इट्स 30, फरवरी रहा तो 28 और 29, फिर मार्च रहा 31, अप्रैल रहा 30, मई रहा 31, जून रहा 30, जुलाई 31। अपना हैंड खत्म हो गया, फिर वापिस आ जाना यहाँ पे, तो अगस्त इज अगेन व्हाट 31, देन 30, देन 31, देन 30, देन 31। क्लियर? कोई कंफ्यूज कर रहे? चेकआउट कर लीजिए, ये एक ट्रिक है। एग्जाम में क्या होता है, यू विल बी हैविंग, एवरीवन विल बी हैविंग, इवन इफ आई राइट एन एग्जाम आल्सो, दो आई मे बी कॉन्फिडेंट बट आई मे बी हैविंग सम फोबिया। फोबिया मतलब डर, एग्जामिनेशन का एक डर रहता, कोई भी एक चीज। और एक कॉमन सी बात है, एवरी स्टूडेंट विल एक्सेप्ट दैट व्हाट आई एम राइटिंग इज रॉन्ग, अदर्स व्हाट दे आर राइटिंग इज करेक्ट। Though you are writing the correct one, if the others make a mistake, you will also follow that. तो ये गड़बड़ नहीं करना, write by yourself and make sure you are confident। आई बात समझ में? तो ये डेट टाइम अरेंजमेंट में आपको ये मंथ समझ में आ गया कैसा चेक करना है, राइट? दिस वाज बीइंग शोन टू मी इन एवरेज ड्यू डेट बोल के चैप्टर होता था, उसके अंदर करते थे, तो उसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो बहरहाल आपको क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर हाउ मेनी मंथ्स आर देयर। अच्छा, वीक्स कितने रहते हैं अपने ईयर में? लीप ईयर रहा है? श्योर ना? राइट, 52 ही रहते, लीप ईयर रहने दो 52, और आपका जो भी है 52। अच्छा, डेज कितने रहते वीक में? 7 रहते, 365 नहीं रहते, ईयर नहीं बोला मैं। 7 days consist of a week। वीक कब स्टार्ट होता है आपका? संडे, नॉट मंडे। थोड़े बच्चे मंडे बोल रहे हैं, मंडे अपने क्लासेस स्टार्ट होते। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। आई बात समझ में? नहीं, मेरी कंपनी में 2 दिन छुट्टी है मेरे को, तो फ्राइडे इज द वीकेंड बोल रहे हैं आप, नहीं होता ऐसा। इन जनरल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज पर दिस कैलेंडर व्हाट वी फॉलो, संडे इज द फर्स्ट डे एंड सैटरडे इज द लास्ट डे। पहले क्या होता था, संडे विल बी द हॉलीडे बिकॉज द फर्स्ट डे विल बी द हॉलीडे, फ्रॉम सेकेंड डे यू आर वर्किंग, एंड सैटरडे दे यूज्ड टू गो टू द चर्चेस, लास्ट डे ऑफ द वीक। मतलब क्या था उसमें, एक हफ्ता जो भी गुनाह करे लास्ट डे जाके माफ करा लेना, ऐसा था वो, सैटरडे के दिन जाके। तो ये तरीके से ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ था 2000 इयर्स पहले, बट बाद में जो है इसमें चेंजेस आते गए, एंड यूनिवर्सली अडॉप्टेड कैलेंडर वाज दिस वन ओनली, सो वी आर फॉलोइंग दिस वन ओनली। नाउ ये सब राइट डाउन, नंबर ऑफ डेज इन ए वीक 7। ये इसलिए दिखा रहा हूं, कैलकुलेशन करने काम में आता है। नंबर ऑफ डेज इन ए वीक 7,
Number of weeks in a year 52. Number of weeks in a year 52. Number of days in a year 365. Leap year is 366. 365, leap year is 366. Right. And now write down equivalence. Equivalent. 4 weeks equal to 1 month. 4 weeks equal to 1 month. 4 weeks equal to 1 month. 2 weeks equal to half a month. 2 weeks equal to half a month. ये हाफ ए मंथ, आधा महीना बोलना है तो कितना? 2 weeks इक्वल। राइट। वही अगर डेज में बोलना है तो 7 days इक्वल टू 1 week। 7 days इक्वल टू 1 week। 14 days इक्वल टू 2 weeks। 30 days इक्वल टू 1 month। 30 days इक्वल टू 1 month। 31 आया तो क्या बोले तो इस अज्यूम 30 days इक्वल टू 1 month। राइट। दिस इज अकॉर्डिंगली टू द डेट, टाइम एंड अरेंजमेंट। ये चीजें काम में आती है इसके अंदर में। क्वेश्चन विल बी वही, एक लीप ईयर का क्वेश्चन आता, उसको डिवाइडेड बाय 4 करिए। अगर पॉइंट में आ रहा तो इट्स नॉन लीप ईयर, अगर पॉइंट में नहीं आ रहा तो इट्स ए लीप ईयर। वैसे भी समझाने के लिए बोल दे रहा हूँ, कैलकुलेशन के लिए टाइम वेस्ट मत करिए। 2000 वाज लीप ईयर, हर 4 साल में लीप ईयर आता। 2000 के बाद 2004 लीप ईयर, 8 लीप ईयर, 12 लीप ईयर, 16 लीप ईयर, 20 लीप ईयर, 24 इज द लीप ईयर। आई बात समझ में? तो ऐसा भी देख ले सकते हैं आप 2000 से पहले, क्योंकि 2000 से 2024 के बीच में ही आपको लीप ईयर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हर 4 साल में लीप ईयर है आपको, तो इजीली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट दिस क्लास, यू विल गेट द आंसर। राइट। नेक्स्ट वन, सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग। नॉट शेड्यूलिंग, सॉरी, सीक्वेंसिंग ओनली। वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट बोल के एक है, उसमें है वो शेड्यूलिंग। नॉट हियर, एमबीए में रहता हूं। सीक्वेंसिंग। Sequencing consists of 2 types. One is number series, other is alphabetical order. First one is number series, second one is alphabetical order. One is number series, second is alphabetical order. ये मैं स्टूडेंट को समझ में आए वैसा लिखा रहा हूँ, बुक्स में ये टर्म्स यूज नहीं करते लोग। बुक्स में डायरेक्टली एबीसीडी लिखा हुआ रहता, मैं आपको समझाने के वास्ते से लिखा रहा हूँ। नंबर सीरीज क्या रहता, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या रहता। सो नाउ